वैसे आप सभी एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लासेस। और जैसे कि मैंने बताया कि राज्य लेखपाल की जो विज्ञापन है वो अगले हफ्ते आ जाएगा। और सुपर टेट का एग्ज़ाम भी लगे हैं, लोग धरना दे रहे हैं। प्रयास है सरकार को कि सरकार निकाले। देखिए, चुनाव के पहले उसके भी संकेत लग रहे हैं। और यूपी टेट की परीक्षा तो होगी ही दोबारा, और सी टेट की जो होने वाली है 16 तारीख से वो शुरुआत है। तो उन सभी के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। और 25 नंबर राजस्व लेखपाल के पूरे कवर कराए जाएंगे इस चैनल पे। और बाकी जो और 4 सब्जेक्ट हैं वो भी इसी में कराए जाएंगे। तो कल वाक्य की क्लास हुई थी, अलंकार की हो चुकी, देख लीजिएगा। वाक्य किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये ट्रिक टॉक क्लासेस है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक देखिएगा, सारे जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। पहले शुरू करते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। भावों और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर कह दूं मैं, तो मैं कोई वाक्य नहीं है। मैं जा, ये भी कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि ये कोई विचारों का व्यवस्थित समूह नहीं है। मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भाव और विचारों का व्यवस्थित रूप है। मैं बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक। इसमें क्रिया भी है, ठीक है, कर्ता भी है और जा रहा है। तो ये एक वाक्य है जिसमें कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, तो यह शब्द समूह सार्थक है। व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है, यानी कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और पूरा आशय प्रकट कर रहा है कि भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। तो ये क्या है, एक वाक्य है। अगर खाली इतना कहते भगवान कृष्ण ने धर्म, तो भगवान कृष्ण ने धर्म क्या, आगे क्या भाई, कुछ पता चल रहा है? धर्म की स्थापना की कि धर्म का बढ़ावा दिया या क्या किया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कोई मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है कहने वाले का, लिखने वाले का। तो कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, इससे क्लियर है कि हाँ, भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। तो ये पूरा उसका आशय, पूरी उसकी वैल्यू, पूरा उसका जो मॉरल है लाइन का, वो सब दिख रहा है। तो यही एक वाक्य है। वाक्य के क्या क्या घटक या क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे जिन अवयवों को या जिन एलिमेंट्स को मिलाकर कलेक्ट करके एक सेंटेंस की क्रिएशन होता है, यानी वाक्य की रचना होती है, तो उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं करता हूँ, ठीक। तो मैं कर्ता मिल गया, जा रहा हूँ ये क्रिया है तो क्रिया मिल गई, तो कर्ता मिला, क्रिया मिली, और उस तरह से वाक्य का निर्माण हो गया। तो ये उसके घटक हैं। कुछ छोटे वाक्य हैं, संक्षिप्त वाक्य हैं, वो भी हो सकते हैं। जैसे कि अपूर्वा मिली, गरिमा जाएगी, तू जा, आप खेलें, चुप रहो, शट अप। ये भी अपने आप में एक वाक्य है, क्योंकि कहा जा रहा है चुप रहो, कीप क्वाइट, मत बोलो। 2 ही शब्द हैं इसमें, लेकिन ये वाक्य है क्योंकि ये आशय प्रकट कर रहा है कि हाँ, आपको मना किया जा रहा है कि मत बोलिए। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में एक कर्ता, जैसे कि मैं बोलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, तो ये क्या है, ये एक वाक्य है। अब मैं बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब, अब आगे क्या, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये एक वाक्य है। उपयुक्त सभी वाक्यों में क्या है, अपूर्वा है, गरिमा है, तू और आप, ये क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। मिली, गाएगी, जा, खेले आदि, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है, ठीक है। इनकी हेल्प से वाक्य रचना या सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। कई और भी क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वाक्य के, जैसे विशेषण हो गया, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक, कारक हो गया। इसके बारे में अगली इसकी भी क्लास आएंगी, पूरी हिंदी कवर करा दी जाएगी 25 नंबर। तो ये भी कंपोनेंट है, लेकिन ये जब ज़रूरत पड़ती तब आती है। मतलब इच्छा हो तो लगाइए, ना इच्छा हो तो मत लगाइए। तो इनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक घटक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्ता और क्रिया, ये तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी जाके वो सेंटेंस बनेगा। तो ये क्या है, ये नेसेसरी हैं। लेकिन जो विशेषण है, क्रिया विशेषण और कारक हैं, ये सब क्या है, ऐच्छिक घटक हैं। मन हो लगाइए, मन हो ना लगाइए। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के देखिए भेद कितने होते हैं। वाक्य के भेद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संख्या पूछ लेता है। कई बार रचना के आधार पर पूछ लेता है, क्रिया के आधार पर पूछ लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगी। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, उनके 3 आधार होते हैं, 3 बेस होते हैं। पहला तो मीनिंग बेस, यानी कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। दूसरा क्रिएशन के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर। और तीसरा है क्रिया के आधार पर, मतलब उसकी जो क्रिया है वो क्या है, उसके आधार पर वाक्य बनता है।
देख लेते हैं पहले अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 8 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इजी क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। तो पहला कौन सा है, विधानवाचक, इसको इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, इंपरेटिव काट दीजिए, इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना, जनरल नॉलेज मिल रही है कुछ होने की, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी बात को हो रहा है तो वो विधानवाचक है। जैसे कि किसी के अस्तित्व का बोध, किसी का प्रेजेंस, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो हाँ होता है, सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, ठीक है। मैं कल जयपुर गया था, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये विधानार्थक वाक्य है जिसमें किसी बात का होना पाया जाए, ठीक। दूसरा है निषेधवाचक या निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनसे किसी कार्य का ना होना पाया जाए, जस्ट अपोजिट है विधानार्थक का। जैसे कि बसंती नहीं नाचेगी, क्यों नाचे भाई, बसंती का मन नहीं, बसंती नहीं नाचेगी, तो बसंती नहीं नाचेगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो आप लाइक करेंगे, ये क्या है, ये विधान है। आप लाइक नहीं करेंगे, ये क्या है, ये निषेधात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है। आप बाजार ना जाएं, ये भी आपका जो है निगेटिव सेंटेंस है, निषेधात्मक है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, जैसे पूछा जाए क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, भैया, क्यों है, तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जब कोई चीज़ पूछी जाए, क्या बसंती नहीं नाचेगी, क्या लगता है, तो क्या है पूछा गया है, तो क्या है, तो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जैसे अगर पूछ लिया गया कि उसका नाम क्या है, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कि इंट्रोग्रेट शब्द ही है, जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस लेके जा क्या करती है, पूछताछ करती है, इंट्रोग्रेट करती है। तो उसमें केवल वो पुलिस प्रश्न ही पूछती है, या इंटरव्यू में क्या होता है, प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कब आओगे, क्या आप खाना खाओगे। विस्मयादिवाचक वाक्य या इंटरजेक्टिव सेंटेंस, विस्मयादिवाचक। अब विस्मयादिवाचक जो होते हैं इनको एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, और इनके सबसे बड़ी पहचान है, आप इस तरह की साइन अगर आपने देख लें, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपने देख लिया, एक डंडा नीचे एक सर्किल, ये आपने देख लिया, तो वो सेंटेंस आपका विस्मयादिबोधक ही होता है। जैसे कि हे भगवान, अब लिख दिया किसी ने, यहाँ पे लिख दिया हे भगवान, अब ये लग गया, और आगे लिखा है क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे वाह इंडिया मैच जीत गई, तो अरे वाह लिखा है, ठीक, अरे वाह, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। आंख बंद करके इसको मारिए, विस्मयादिबोधक, इसमें कि खुशी हो गई, किसी का गम हो गया, किसी की नफरत हो गई, इन सभी तरह के भाव इसमें व्यक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भी किसी चीज़ को देख लीजिए तो कोई ख़राब चीज़ है या कोई ऐसा कुछ देख लीजिए जिससे आपका मन व्यथित हो जाए, तो आप कहेंगे छी छी, हटाओ इसे, दूर करो, तो छी छी, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, ये विस्मयादिबोधक है। आज्ञावाचक, ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस, आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक शब्द होता है, इसको इंडिकेटिंग कमांड भी कहते हैं, इंडिकेटिंग कमांड सेंटेंस भी कहते हैं, और ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस भी कहते हैं। आज्ञावाचक, जैसे किसी को आज्ञा दे रहे हैं हम, तो जैसे किसी ने पूछा, क्लास में पूछते हैं सर मैं आई कम इन, ठीक है, सर मैं आई कम इन, तो टीचर ने कहा प्लीज़ कम इन, आ जाइए, अंदर आ जाइए, तो ये होता अनुमति देना या किसी को ऑर्डर देना, चुप रहो, कीप क्वाइट, बसंती आप चुप रहिए, तो ये क्या है, आज्ञावाचक शब्द है। इच्छावाचक, डिज़ायर, इंग्लिश में डिज़ायर बोलते हैं, तो ये डिज़ायरेटिव सेंटेंस भी होता है और इलेटिव सेंटेंस भी होता है। इलेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, इलेटिव सेंटेंस भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इच्छावाचक। जैसे कि किसी वक्ता को जो कुछ कह रहा है, जैसे मेरी इच्छा है कि आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि प्लीज़ शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब, तो मेरी इच्छा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इच्छावाचक है। तो वक्ता की इच्छा, यह मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आपके परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। जैसे कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ठीक है। संदेहवाचक यानी डाउट, जब कहीं पे कोई डाउट हो, ठीक है, यानी कि वाक्य में कुछ संदेह टाइप का है, जैसे शायद मैं फिल्म देखने जाऊं, तो अब शायद लग गया, जैसे कहीं पे शायद लग गया, ठीक है, कहीं पर
पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ लिख गया। तो जहाँ पे संदेहवाचक है, ठीक है, संदेह, जैसे वो मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा, वो मुझे याद करेगा, क्या वो मुझे याद करता होगा, तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो संदेहवाचक है। अब करता होगा तो मिस कॉल मार देगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, और नहीं करता होगा तो फिर ब्लॉक मार देगा। तो फिर संदेहवाचक यही है कि क्या, जैसे अब आप गए, किसी से मुलाकात हुई, तो क्या उधर से फ़ोन आएगा, तो ये संदेहवाचक है। संकेतवाचक की बात करते हैं, इंडिकेशन, इंडिकेटिव सेंटेंस, संकेतवाचक, जहाँ पर वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य है। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा, अगर पूछ ले हेतुवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो यही होते हैं संकेतवाचक वाक्य। इनसे कारण यानी शर्त का बोध होता है, कोई शर्त दी गई हो, वही आपका संकेतवाचक। जैसे कि अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो अब इसमें क्या एक शर्त रखी गई है कि अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये है ना। या जैसे कि अगर तुम्हारा मन हो खाना खाने का तो बताओ, एक कप चाय बना लो या खाना बना लो, मैं भी खा लूँ। तो इसमें क्या है, डिपेंड है, एक क्रिया, यानी कि मैं भी खाऊंगा और वो भी खाएगा, तो दोनों एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड है कि अगर वो बनाएगा खाना तो मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे एक शर्त है, एक कारण है, तो यहाँ पे यही है संकेतवाचक। जैसे फिल्म में अगर अक्षय कुमार होता तो फिल्म हिट हो जाती, सही बात है, अक्षय कुमार अगर फिल्म में है तो उसकी 100% हिट होने की गारंटी है, आजकल तो यही है। तो फिल्म में अगर अक्षय कुमार होता तो फिल्म हिट हो जाती। तो क्या है, फिल्म में अक्षय कुमार होता, ये एक है, ठीक है, और फिल्म हिट हो जाती है, किस पे डिपेंड है, अगर अक्षय कुमार होता तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि अक्षय कुमार को अगली फिल्म में ले लो, हिट कराना है तो, ठीक है। अब आ गया बी नंबर, दूसरा, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। इसके आधार पर भी भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, रचना के आधार पर यानी क्रिएशन के आधार पर। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे फिर इंग्लिश में भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, जैसे कि सरल वाक्य, इसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट, यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि राम खाता है, ठीक, तो राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, और खाता है, ये क्या है, प्रेडिकेट है। यानी कि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ये आपका साधारण वाक्य होता है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे इजी होता है, इसको बच्चा बच्चा पहचान लेगा कि क्या साधारण वाक्य है। पूछा जाता है संयुक्त और मिश्र से। जैसे मैं जाता हूँ, राधा पढ़ती है, तो ये क्या है, साधारण है, राधा एक उद्देश्य है और पढ़ती है उसका विधेय है। और भी उदाहरण देख लीजिए, दया से बढ़कर कोई भाव नहीं, दया से बढ़कर, दया है सब्जेक्ट और से बढ़कर कोई भाव नहीं, ये पूरा है आपका विधेय। सीमा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे लिखती है, ये है आपका विधेय। हवा का तीव्र झोंका, ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक, यानी कि उद्देश्य है। हवा का तीव्र झोंका, सब कुछ उड़ा ले गया, तो ये सब कुछ उड़ा ले गया आपका विधेय है। वह हंसते हंसते रोने लगी, तो वह हंसते हंसते रोने लगी में जो वह है, ये आपका जो है उद्देश्य है, और हंसते हंसते रोने लगी ये आपका विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो ये आपका साधारण वाक्य हो जाता है। जैसे विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, तो विद्वान मनुष्य क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है एक, और का सभी सम्मान करते हैं, ये आपका प्रेडिकेट है, विधेय बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में प्रेडिकेट। मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूँ, तो मैं यहीं ले लीजिए, मैं आपका सब्जेक्ट है, यानी कि मैं आपका उद्देश्य है, और ये लाइन जो आपकी पूरी है ये आपकी विधेय है। दूसरों का शोषण करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में होते हैं, तो दूसरों का, अब दूसरों का ये आपका सब्जेक्ट है, और शोषण करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में होते हैं, ये आपका विधेय है। आज बरसात होगी, तो आज बरसात होगी, इसमें क्या है, साधारण वाक्य है, आज बरसात होगी। संयुक्त वाक्य जो इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। देखिए अब 2 वाक्य हैं इसमें, ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक सभी उपवाक्य हैं, ठीक है, उपवाक्य यानी कि एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। इसमें क्या है पहचानने का तरीका, इसमें एवं, या, अथवा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि,
ये सब लगे होते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में एंड, और, ठीक है, बट, ठीक, ये सब चीज़ें लगी हों तो कंपाउंड संस्कृत होता है। वैसे यहाँ पर एवं या अथवा, पर और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि ये सब लगे हों जो कि समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, उन्हीं को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने बाजार की खाक छानी, तो ये एक उपवाक्य है। तो हमने बाजार की खाक छानी एक उपवाक्य है। काम नहीं बना, अब हमने बाजार की खाक छानी काम नहीं बना, इसको जोड़ने के लिए हमको बीच में एक समुच्चय बोधक शब्द चाहिए, तो वो है आपका किंतु। किंतु लग गया, हमने बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। इधर अध्यापिका पहुंची, तो अब इधर अध्यापिका पहुंची, तो इसमें कोई आशय निकल रहा है नहीं। उधर छात्राएं एक एक करके खिसकने लगी, हो सकता है भाई अध्यापिका बहुत टाइट हो, है भैया, बहुत गुस्सैल हो, डर के मारे भागने लगी छात्राएं। तो इधर अध्यापिका पहुंची और उधर छात्राएं एक एक करके भागने लगी। तो और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, दोनों उपवाक्य को जोड़ रहा है और एक वाक्य बना रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। जैसे वह तुम्हारा साथ दे, अब ये तुम्हारा साथ दे, ठीक, उसके बाद ना दे मैं दूंगा, तो यह लग गया है दोनों को जोड़ने के लिए, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, तो ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है, क्वामा लग गया, उसे ठीक से खर्चा करना दूसरी बात है, ठीक है। मैं रोटी लाकर लेटा ही था कि पेट में दर्द होने लगा, अब लेटा ही था और पेट में दर्द होने लगा, की लग गया, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, यह आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो मैं पढ़ता हूँ एक अलग उपवाक्य है, वह गाता है अलग उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने के लिए और आ गया। उसकी टांग में दर्द है इसलिए वह कार्यालय नहीं गया, इसलिए लग गया। कोई नेता आ रहा है अथवा कोई मंत्री आ रहा है, अथवा लग गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। जैसे कि इसमें होता क्या है, पर हो गया, किंतु हो गया और या, ये सब जुड़ जाएं तो ये संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। अब ऊपर लिखे उदाहरणों में किंतु और शब्द से जुड़े हैं। यदि इन योजक अवयव शब्दों को हटा दें तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं, मतलब अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे। राम आया और मैं गया, तो राम आया ये अलग उपवाक्य है, मैं गया ये अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ने के लिए और लगा दिए, वही आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक। मिश्र वाक्य की बात कर लेते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई है जिसमें एक प्रधान हो और दूसरा गौड़ हो। इसका मतलब क्या, एक तो मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उस पर डिपेंड होगा। जैसे कि मिश्र वाक्य में प्रायः की, क्योंकि अथवा दो संयोजक शब्द, जब तब, जैसा वैसा, यदि तो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितना उतना, जो सो, वह, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा रहता है। इनको आप याद करिए, कि, क्योंकि, जैसा वैसा, यदि तो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितना उतना, जो सो, यद्यपि, तथापि, इन सब से जुड़ के बना होता है, वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कार मेरी है, तो अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह मुख्य उपवाक्य है, मुख्य है। कार मेरी है, यह कार मेरी है, कि यह कार मेरी है, तो यह कार मेरी है, यह पहले वाले मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उस पर डिपेंड है, आश्रित है और की से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। जैसे कि अब ये कहते हैं कि जो मेहनत करता है वह नौकरी पाता है, तो जो मेहनत करता है वह नौकरी पाता है, ठीक है। तो जो मेहनत करता है वो आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, और वह नौकरी पाता है ये आपका मुख्य उपवाक्य है। तो वह नौकरी पाता है जो मेहनत करता है, देखिए जो शब्द आ गया ना, जो शब्द आ गया, उसके बाद मालूम होता है कि आज तूफान आएगा, तो मालूम होता है ये मुख्य उपवाक्य है, और कि आज वर्षा होगी या कि आज तूफान आएगा ये आपका आश्रित उपवाक्य है। तो इन सब शब्दों को आप देख लीजिए, जब तब, जैसा वैसा, यदि तो, ये सब अगर कहीं आपको मिल गए तो ये आपके मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, ये इसकी क्लास बना दी गई है पिछली वाली, इसको आप पढ़ लीजिए, उसमें पूरी डिटेल से बनाया गया है। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं जल्दी से। 3 भेद होते हैं क्रिया के आधार पर। कृतवाच्य, जहाँ पर कर्ता के अनुसार काम हो, जैसे कि वह फल खाता है, ठीक है, वह खाता है।
तो ये आपका कृतवाच्य है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। जैसे कि वह खाता है तो सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। और अगर वह फल खाता है तो सकर्मक है, क्योंकि फल खा रहा है तो फल आपका ऑब्जेक्ट है, फल खा खा वो ख़त्म कर देगा, फल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसके खाने का, इसलिए वो सकर्मक है। लेकिन अगर वह खाता है और पूछो क्या खाता है लेकिन पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है, तो जब क्या का आंसर ना आए तो वो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पिताजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य, जैसे वह फल खाता है या राम पुस्तक पढ़ता है, इसी का थोड़ा उल्टा कर दीजिए। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है तो राम से पढ़ी जाती है, राम ने पुस्तक पढ़ी तो कारक चिन्ह आ गए, कौन के द्वारा आ गया, से आ गया, ने आ गया, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर केवल सकर्मक क्रिया होती है, यहाँ कर्मक क्रिया नहीं होती है। इसको पैसिव वाइब बोलते हैं इंग्लिश में, और कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। भाववाच्य, जैसे कि बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, कुछ करा नहीं जाता, है ना, नहीं जाता नहीं जाता, तो समझ लो एक तरह से निषेधात्मक चीज़ है, निगेटिव चीज़, तो वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे कि चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इसमें केवल अकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रिया के नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। भाववाच्य में केवल अकर्मक, ठीक, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, और कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। तो ये आपका जो है वाक्य के आधार पर कितने भेद हैं, ठीक है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगली क्लास बहुत ही जल्द आपको फिर हिंदी की ही मिलेगी, उसमें और डिटेल से और सारी चीज़ें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और लक्ष्य बनाइए, नौकरी निकालिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।